नमस्कार, जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से आप देख रहे हैं जी बिजनेस की प्राइम टाइम पेशकश इंडिया 360। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की सुर्खियां। वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 469 रनों पर सिमटी। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने झटके 4 विकेट। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर स्थिर। अकोमोडेटिव रुख वापसी के पक्ष में एमपीसी के 6 में से 5 सदस्य। ना 500 का नोट बदलेगा, ना ही दास ने साफ साफ कहा ऐसा कोई इरादा नहीं। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखा दबाव। निफ्टी 90 अंक फिसलकर 18,650 के नीचे बंद। एफएमसीजी, ऑटो, आईटी और फार्मा शेयरों से दबाव। सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर को एक डॉक्टर ने लगाई फटकार। कहा वजन घटाने के लिए जिस सप्लीमेंट का किया जा रहा दावा उससे लीवर और किडनी हो सकती है खराब। आज इंडिया 360 की कवर स्टोरी में करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। बिना डॉक्टरी ज्ञान के इन्फ्लुएंसर्स क्यों दे रहे हैं लोगों को सलाह, क्या है इसके खतरे और कब लगेगी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पर लगाम। मर्सिडीज बेंज G400 डीजल भारत में लॉन्च। कार की शुरुआत की कीमत 2,55,00,000 अक्टूबर से शुरू होगी डिलीवरी। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। आज के दौर में सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रिव्यू या इन्फ्लुएंसर्स की सलाह आप पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि मार्केटिंग के ट्रेंड के चलते इन्फ्लुएंसर्स अपनी जेब गर्म करने के लिए लोगों को गलत सलाह तक दे देते हैं, ताकि प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी और इन्फ्लुएंसर दोनों को फायदा हो सके। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक इन्फ्लुएंसर ने लोगों को वजन कम करने के लिए कुछ सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जिससे वजन कम हो सके, लेकिन इस इन्फ्लुएंसर के इन दावों को एक डॉक्टर ने झूठा साबित कर दिया। यही नहीं, इन्फ्लुएंसर ने जिस सप्लीमेंट की सलाह दी उससे लीवर, किडनी पर होने वाले खतरनाक प्रभावों से भी लोगों को इस डॉक्टर ने आगाह किया। क्या ये पूरा मामला? चलिए अब जरा शुरू से आपको आसान भाषा में मामला समझाते हैं। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर अंकुर वारिको ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि जीवन शैली में बदलाव और कुछ सप्लीमेंट के इस्तेमाल से उन्होंने 16 हफ्तों में 8 किलो वजन कम कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उस सप्लीमेंट्स की लिस्ट और उसे खरीदने का लिंक भी शेयर कर दिया, जिससे कि इस्तेमाल से उन्होंने अपना वजन घटाने में उनको मदद मिली। उन्होंने ऐसा दावा किया। हालांकि एक डॉक्टर ने बीच में इंटरफेयर किया। उनका कहना था कि वारिको के सुझाए गए कुछ सप्लीमेंट से लिवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एब्बी फिलिप्स ने लोगों से अपील भी की है कि वो मेडिकल साइंस का सीमित ज्ञान रखने वाले लोगों के हेल्थ टिप्स पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्विटर पर 6 लाख के करीब फॉलोअर्स वाले अंकुर वारिको ने कहा कि उनके ट्रेनर ने उन्हें हाई प्रोटीन डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग और सप्लीमेंट्स का सुझाव दिया था, जिससे उन्हें अपनी फिटनेस बेहतर करने में मदद मिली। अंकुर वारिको ने इसके बाद अमेज़न के एफिलिएट लिंक के साथ उन सप्लीमेंट्स की सूची शेयर की। एफिलिएट लिंक का मतलब यह है कि अगर उन लिंक्स का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति खरीदारी करता है तो उसके बदले में उन्हें भी कमीशन मिलता है। इस विवाद को शांत करने के लिए वारिको ने फिर से डॉक्टर फिलिप्स की पोस्ट पर जाकर कमेंट किया और बताया कि वो इन सप्लीमेंट्स का प्रचार या बढ़ावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि उन्होंने किन चीजों का इस्तेमाल किया था। इस पर डॉक्टर का जवाब था कि पोस्ट में कोई डिस्क्लेमर नहीं देखा, बल्कि ये एक तरह से वास्तविक मामलों पर आधारित सीधी सलाह थी जो आपको लगा कि इससे आपको मदद मिली है।
आप सप्लीमेंट्स खरीदने के लिए लिंक देने की जगह केवल अपनी जीवन शैली में बदलाव का उल्लेख कर सकते थे। मेडिकल साइंस इस तरह से काम नहीं करता, ये डॉक्टर ने साफ साफ कहा। डॉक्टर फिलिप्स ने आगे कहा कि कुछ सप्लीमेंट्स जैसे कि अश्वगंधा, करक्यूमिन खास बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिवर के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। यहां तक कि स्वस्थ लोगों में भी ये नॉन डोज डिपेंडेंट लिवर इंजरी का कारण बन सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि बिना सोचे समझे और जिस फील्ड में उन्हें महारत हासिल नहीं है, अगर इस तरह के फील्ड से रिलेटेड वो कोई सुझाव देते हैं, बिना डिग्री और मेडिकल ज्ञान के लोगों को सलाह देते हैं, क्योंकि उनकी ये सलाह आप पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए सोच समझकर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आए, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य का विषय है। बहुत ही खास मुद्दा है ये, और काफी सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी चर्चाएं भी हुई हैं, इसीलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जुड़ रही हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, कितना गंभीर है ये? हालांकि डॉक्टर फिलिप्स ने अपनी बात रखी, लेकिन आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब इस तरह से आप देखती हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो शायद एक डॉक्टर के एडवाइस से आनी चाहिए, एक डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन से आनी चाहिए। एक इन्फ्लुएंसर जब इस तरह की सलाह लोगों को देता है, मैम आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? देखिए, बहुत चिंताजनक है दीपक जी, और डेफिनेटली कभी-कभी बहुत शॉकिंग भी होता है। देखिए, सिर्फ एक ये मामला नहीं है, मैं कहूँगी कि अगर आजकल आप सोशल मीडिया पर देखें तो तरह-तरह के ऐसे नुस्खे, तरह-तरह के जो कि शायद किसी का कोई बैकग्राउंड भी नहीं है उसको लेकर के, वो ऐसे उपदेश लोगों को देते रहते हैं। लोगों को वो सोचते हैं कि शायद हम मोटिवेट कर पाएँगे या उनको हम इस तरह से भ्रमित कर पाएँगे या अपने फॉलोअर्स बढ़ा पाएँगे। ये सब बहुत सारी चीज़ें आई थिंक इसके पीछे हैं, जिसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं या इनकी बातों से प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, कितनी क्रेडिबल है। ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, आप अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी से और लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, ये एक अच्छी बात है कि अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है या हमारे जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो हम दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें, अपनी स्टोरी उन तक शेयर करें। लेकिन जब हम ये स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ख़ास तौर से मेडिकल फ़ील्ड की ही अगर हम बात करें, तो ऑल फॉर वन या वन फॉर ऑल जो है, खास तौर से मैं कहूँगी, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। ये नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने एक दवा खाई या एक सप्लीमेंट खाया तो सभी लोग वो खा सकते हैं, सभी को वो बेनिफिट भी होगा उससे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो हमें समझनी चाहिए कि हम इसीलिए इतना अध्ययन होता रहता है, शोध होता रहता है, इसीलिए इन पद्धतियों के लिए, चाहे एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, इसके लिए आपको इतना गहन अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तरह-तरह के केमिकल्स हैं, हर्ब्स हैं, जिनकी जानकारी जब तक आपको पूरी नहीं हो, हाँ। आपको इससे फ़ायदा कम होगा और नुकसान कहीं ज़्यादा होगा। अब जैसे हम देखें कि उन्होंने कहा कि आप अश्वगंधा ले सकते हैं, करक्यूमिन ले सकते हैं, ओमेगा 3 लीजिए, विटामिन डी लीजिए, ऐसी कई सारी चीज़ों का नाम उन्होंने लिया। लेकिन कुछ लोगों को पहले से बीमारियाँ हो सकती हैं, किसी को एलर्जीज़ हो सकती हैं, किसी के इनके लिवर और यही किडनी पे एक इसका थोड़ा बहुत सा दुष्प्रभाव पड़ता यहाँ है। पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया। देखिए, प्रोटीन ठीक है, समझते हैं हम, लेकिन विटामिन डी थ्री तो तब दिया जाएगा ना जब विटामिन डी थ्री डायग्नोस होगा कि किसी के शरीर में इसकी कमी है या नहीं है। अश्वगंधा अगेन ब्लड प्रेशर से लेकर तरह तरह की चीजों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये भी बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेनी चाहिए। चलिए, करक्यूमिन, उसमें भी डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता है, लेकिन करक्यूमिन को कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि हल्दी है साहब ये तो, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा इसका फर्क समझना चाहिए। विटामिन बी, ये इस तरह की चीजें जो सिर्फ तब आपको दी जाती हैं जब आपकी ब्लड रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हो कि आपके शरीर में इस तरह की, और वो भी डॉक्टरी सलाह के बाद। तो ऐसे तो सीधा सीधा इन्फ्लुएंसर जो है अपने आप को डॉक्टर समझ रहे हैं, और डॉक्टर समझकर, आपको नहीं लगता मैम कि ये सिर्फ एक एथिकल इश्यू नहीं है, बल्कि एक सीरियस एक ऐसा एक काम किया गया है जिसमें शायद आस्की की गाइडलाइंस हैं,
कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की अपनी गाइडलाइंस है, उनके दायरे में इनको लाया जाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए दीपक जी। देखिए, खास तौर से अगर कोविड के समय को हम देखें तो इतने ज़्यादा हेल्थ सप्लीमेंट्स, इतने ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर्स, इतने ज़्यादा इस तरह के प्रोडक्ट्स आने लगे हैं जो तरह-तरह के दावे करते हैं। और हम बहुत सारे एड्स भी जो हैं वो देखते हैं इस तरह के, जहाँ लोगों को प्रेरित किया जाता है, उनको भ्रमित किया जाता है कि वो इस तरह की चीज़ों को खरीदें और फिर वो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करें जो कि दिखाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के लिए भी जो हमारी एजेंसीज हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों पर कहीं न कहीं एक नकेल कसी जाए, एक देखा जाए कि किस तरह से इन प्रोडक्ट्स का जो प्रचलन है, वो इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है और बच्चों से लेकर के बड़े-बूढ़े तक इसको कंज़्यूम करते हैं। और कई बार देखिए हम ये देखते हैं कि एक जना विटामिन डी खा रहा है, तो दूसरा भी उसको प्रेरित होके खाने लगता है। और अब तो तरह-तरह से आने लगा है, कहीं गम्मीज़ आ रहे हैं, कहीं जो है आप देखेंगे स्ट्रिप्स आ रहे हैं, टॉफ़ी के फॉर्मेट में उनको बनाया जा रहा है कि बस आपको ये खाना है और आपके बाल अच्छे हो जाएँगे, या आपका खून की कमी ठीक हो जाएगी, या आपका वज़न कम हो जाएगा। और कई बार हमने देखा है कि जब आप इस तरह के सप्लीमेंट्स शुरू करते हैं, तो लोगों में एक्ने की समस्या सामने आती है, माइग्रेन या हेडेक्स या एलर्जीज़ होना, या पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनना, पाचन शक्ति खराब होना। और हमारा ध्यान भी नहीं जाता कि शायद हमने कोई ऐसा अभी हेल्थ सप्लीमेंट शुरू किया है जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत हो रही है। और हम एक परेशानी से निकलने के चक्कर में दूसरी परेशानी में फँस जाते हैं, जो हमारी समझ में नहीं आता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो चीज़ें कंज़्यूम कर रहे हैं, या जो हम खा रहे हैं और देखने में जो शायद हार्मलेस सी लग रही हैं, सेफ सी लग रही हैं, या लग रहा है कि हमारे यार दोस्त भी खा रहे हैं, हमारे फैमिली मेंबर्स भी खा रहे हैं, तो हम भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का सिस्टम अलग है, उसका जेनेटिक मेकअप अलग है, उसकी पहले से होने वाली बीमारियाँ अलग हैं, और साथ ही जो लाइफ़स्टाइल है आपका, और आप किस तरह का खाना खा रहे हैं, किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये तो अच्छा है कि आप किसी से कहें कि एक्सरसाइज़ करनी चाहिए या अच्छा लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना चाहिए, एक लेकिन और इस चीज है, लेवल तक बिल्कुल आप नहीं सही जाना कह रही हैं चाहिए। कि आप किसी को स्वास्थ्य से संबंधित सलाह दीजिए, कोई बात नहीं, सलाह दीजिए, लेकिन उस पर थोड़ा सा दायरे को आप मत लांघिए। नंबर वन। नंबर टू, अंकुर वारिकू को लोग एज अ कम्युनिकेटर ज्यादा जानते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर उनको ज्यादा जानते हैं। जो वो दावा भी करते हैं कि उनकी एंटरप्रेन्योरशिप वाली जो जर्नी है वो लाखों लोगों के जीवन बदलाव किया है। वो ऑथर भी, उन्होंने एक आध दो किताबें भी लिखी हैं। कम्युनिकेशन के बारे में काफी मुखर होकर वो बोलते हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति जो एंटरप्रेन्योरशिप में उस वो भी ज्यादा जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें है, और ऐसा व्यक्ति एकदम ऐसे सलाह दे रहा है जैसे कोई डॉक्टर हो, तो ये कितना गंभीर है, और ये कितनी बड़ी नसीहत होनी चाहिए, कितनी बड़ी नजीर होनी चाहिए दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी कि आप अपना दायरा समझिए। अगर आपको लोग फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में जो सलाह आएगी आपने सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में वो सलाह दे दी, जबकि आप जानते हैं कि आस्की के, कंज्यूमर मिनिस्ट्री के ऑलरेडी गाइडलाइंस और कानून हैं। इसका मतलब है कि आपको कानून का कोई डर नहीं है। बिल्कुल, देखिए कि बहुत सीरियस है दीपक जी। और देखा जाए तो एक सेल्फिश मोटिव भी मैं कहूँगी कि साफ तौर से दिखाई देता है, क्योंकि जब आप इस तरह से इतने लेवल तक चले जाते हैं कि आप दवाइयों के नाम बता रहे हैं, उनके लिंक्स भी दे रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में मंशा कुछ और कभी-कभी झलकने लगती है। और यही चीज़ मुझे लगता है कि कंट्रोल कंट्रोल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो आम व्यक्ति उनको देख रहा है, या जो उनको फॉलो कर रहा है, या जो उनसे ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है, उसके लिए ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि जो ये सलाह आई है, ये मैं फॉलो मतलब कर लूँ या नहीं करूँ, या शायद वो फॉलो कर ही ले, क्योंकि वो ये नहीं समझ पाएगा कि हाँ, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई होगी। ऐसी स्थिति में हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के और अपने एक्सपर्ट फ़ील्ड तक ही मुझे लगता है कि अपने आप को लिमिट करना चाहिए, कि अगर हमारी एक्सपर्ट फ़ील्ड ये है, तो वहीं तक हम इन्फॉर्मेशन लोगों को दें। और साथ में ये भी बोलें कि ये चीज़ें हमने अपने ऊपर आज़माई हैं और हमने ये रिज़ल्ट देखा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही रिज़ल्ट आए या आपको यही फ़ायदा हो। और साथ ही में इसमें इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब आप इन चीज़ों को कंज़्यूम करें या इनको फ़ॉलो करें, तो अगर आपको कुछ ऐसा डेविएशन दिखाई देता है या लगता है कि कुछ ऐसी समस्या सामने आ रही है, तो आप उसे तुरंत रोक पाएँ या किसी से एडवाइस ले पाएँ। अंधाधुंध या केवल मेरे कहने से या किसी और के कहने से
इन चीज़ों को फ़ॉलो करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और साथ ही जब आप मेडिकल चीज़ों की बात करते हैं, जहाँ जान जुड़ी है, जहाँ आपकी जो एक सेहत जुड़ी हुई है, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार की इस पे कुछ ख़ास नियम हो, तरीके हों, ताकि लोग उस दायरे से बाहर नहीं निकले और ये नहीं सोचे कि आज हम एक डॉक्टर की तरह बात कर सकते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट की तरह बात कर सकते हैं या किसी भी तरह से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं और अपने दायरे को बढ़ा सकते हैं। शायद हमारे फॉलोअर्स यहाँ से और आ जाएँ या कुछ और लोग हमें फॉलो करने लग जाएँ। तो ये तरीका डेफ़िनिटली गलत है। हमें अपने एक्सपर्ट डोमेन तक ही अपने आप को सीमित रखने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि हम उसी डोमेन में रहें। और अगर हम इस तरह की कोई एडवाइस देते हैं, तो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो एडवाइस किसी न किसी के द्वारा जो है प्रमाणित होनी चाहिए या इस तरह से बैकअप हो कि कहाँ से आ रही है, कौन देता है, वो इन्फॉर्मेशन जनरलाइज नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप दवाइयों के नाम ले रहे हैं, जी, लिंक्स भी दे रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि आप इनको कंज्यूम करें। क्योंकि बिल्कुल। हमारा जो लिवर और किडनी है, वो बेसिकली सारे केमिकल्स को एब्सोल्युटली हमारे मैम, बॉडी में जो एब्सोल्युटली। अंदर जाते हैं। खैर देखिए, इसमें एक देर आए दुरुस्त आए, तो दुरुस्त आए तो ये अब कहना थोड़ा अब मुश्किल है, लेकिन देरी से आए ये तो साफ है, क्योंकि एक बार आपने इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया है अपनी सलाह से, और स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं, मानते भी हैं, तो आपकी सलाह से किसी की सेहत को नुकसान हो सकता था। बाद में हालांकि उन्होंने सफाई दी है कि साहब वो हमारे जो फिटनेस ट्रेनर हैं, कोई सागर नाम के हैं, और जो कि वेरीफाइड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं, उनकी सलाह से मैंने ये लिया था, और इसको आप कंज्यूम मत कीजिए कंसल्टेशन, बिकॉज मैं उनको ट्रस्ट करता हूँ, शायद आप नहीं करते। तो इस तरह का उन्होंने सफाई ज़रूर दी है, लेकिन इस पर थोड़ा सा चीज़ों का उल्लंघन तो हुआ है, दायरे का उल्लंघन हुआ है, मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि पहली मर्तबा नहीं है अंकुर वारिकू पर इस तरह के विवादों में वो पहले भी रह चुके हैं, क्रिप्टो वगैरह की सलाह देकर। तो सिर्फ अंकुर का ही नहीं है, अंकुर का तो हम एक नज़ीर लेने की कोशिश कर रहे हैं। खुद को एंटरप्रेन्योर आप कहते हैं, टीचर कहते हैं, कंटेंट क्रिएटर कहते हैं, ऑथर कहते हैं, स्पीकर कहते हैं, ये ठीक है, और इससे जुड़ी हुई सलाह अगर आप किसी को देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। बट कम से कम इस तरह की सलाह मत दीजिए जो किसी की सेहत को ख़राब कर सके, जो किसी की सेहत पर भारी पड़ जाए। इस तरह की सलाह नहीं देनी चाहिए। बहरहाल एक सबक तो है, लेकिन देखते हैं कि पैसा कमाने की ये जो अंधाधुंध दौड़ चल रही है सोशल मीडिया में, और ये जो इन्फ्लुएंसर्स की आजकल जो बाढ़ आ गई है, बिना जाने पहचाने जाने किसी भी चीज़ का उठा के रिव्यू कर देना और अपनी सलाह दे देना, ये कब बंद होगा? गाइडलाइंस तो बहुत है हमारे सामने, कानून भी बहुत हैं, लेकिन उनका शायद पालन उतना शिद्दत से हो नहीं रहा है, इसलिए हमारे सामने सब कुछ है। तो सारे स्टेक होल्डर्स को आगे आकर इसमें एक नज़ीर पेश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट नहीं बढ़ाया। हालांकि महंगाई को लेकर आरबीआई की चिंता अब भी बरकरार है। ऐसे में इस लगाने की कोशिशें भी जारी रहेंगी। वहीं आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी 6.5% पर बरकरार रखा है। आखिर आम लोगों पर मॉनेटरी पॉलिसी कैसे और क्या क्या असर डालेगी, देखिए रिपोर्ट। उम्मीदों के मुताबिक आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल तो ये 6.5% पर बनी रहेगी। रेपो रेट नहीं बढ़ने से सीधा मतलब है कि कर्ज महंगे नहीं होंगे। जाहिर तौर पर ये घर और कार की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन आरबीआई की महंगाई को लेकर चिंता और अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और इस पर अंकुश लगाने को लेकर इसकी कोशिशें जारी हैं। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक कारोबारी साल 2024 में महंगाई दर 4% के ऊपर बनी रहेगी। हालांकि इस दौरान आरबीआई ने महंगाई दर के अनुमान को मामूली तौर पर घटाया है और इसे 5.2% से घटाकर 5.1% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कारोबारी साल 2023 की रियल जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर देखने को मिले हैं। ऐसे में कारोबारी साल 2024 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% देखने को मिल सकती है। वहीं इस बार सामान्य मौसम के चलते बारिश के ठीक ठाक होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी फसल की पैदावार अच्छी होगी और इससे महंगाई से निपटने में आसानी होगी और ग्रोथ को रफ्तार देने में मदद मिलेगी।
आरबीआई की माने तो भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल स्थितियां अभी भी अनुकूल नहीं होने से ग्रोथ की रफ्तार धीमी रह सकती है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिरता बनी हुई है और क्रूड में नरमी के रुख से भी इकोनॉमी को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर तेल के उत्पादन में कमी लाई गई तो इसका असर भारत पर पड़ना तय है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों का करीब 80% तेल आयात करते हैं और अभी तक जो सस्ते में हमें तेल मिल रहा है वो मिलना बंद हो सकता है। फिलहाल तो क्रूड सस्ते में मिल रहा है। सरकार भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर सकती है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने घटाए तो इससे भी आरबीआई और सरकार को महंगाई से निपटने में आसानी होगी। फिलहाल तो ये सवाल बना हुआ है कि आरबीआई रेपो दरों में कटौती कब करेगी, क्योंकि पिछले एक साल से रेपो दरों में 2.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके चलते कर्ज महंगे हुए हैं। लेकिन सवाल वही कि जब तक महंगाई दर 4% के नीचे नहीं आती, आरबीआई रेपो दर घटाने का शायद ही कोई चांस ले। फिलहाल तो आरबीआई ने साफ किया है कि बाजार में लिक्विडिटी को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है। इसकी एक वजह बैंकों में जमा होने वाले 2000 के नोट हैं, जिन्हें आरबीआई वापस ले रही है, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने के आसार हैं। लेकिन क्या ये लिक्विडिटी आरबीआई के लिए महंगाई से लड़ने के औजार के तौर पर कारगर होगी, इसे लेकर संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरबीआई ने रेपो रेट बिना बदले 6.5% पर बरकरार रखा है। ऐसे में जाहिर तौर पर इसका बड़ा असर तमाम सेक्टर्स पर पड़ेगा। अर्बन डिमांड मजबूत है, रूरल डिमांड में भी रिवाइवल जारी है। FY24 की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर आज आरबीआई गवर्नर के इस फैसले पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट और कीस्टोन रियल्टर्स के CMD बोमन ईरानी। बोमन जी, स्वागत है सर आपका। एमपीसी के आज के ऐलान का रियल एस्टेट पर क्या असर देख रहे हैं? आपका पहला रिएक्शन क्या है? तो पहले तो मैं बधाई देता हूं हमारे गवर्नर को, आरबीआई के गवर्नर को। उन्होंने ये रेपो रेट मेंटेन किया है, 6.5 पे मेंटेन किया है। मेरा ये मानना है दीपक जी, इससे अफोर्डेबल और मिड मास जिसको कहते हैं हाउसिंग, उसकी जिस तरह से बुलंदी चालू है वो चालू रहेगी। लोगों की इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ने से उनकी जो डिमांड या जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेंगे। लोग काफी इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते गए, लोग काफी एक तरह से उसमें इम्पैक्ट जो आता था वो नेगेटिव आता था। लेकिन आज के न्यूज से मैं मानता हूँ काफी खुशी आएगी हमारे कस्टमर बेस में, और वो ज्यादा से ज्यादा जो ये सेगमेंट के घर हैं, अफोर्डेबल और मिड मास, यानी मैं आपको बता दूं 30 लाख रुपए से लेके मे बी एज हाई एज इवन 2 करोड़ रुपया, ये घर अच्छी तरह से बिकने चालू रहेंगे और इंटरेस्ट रेट्स पे काबू रहेगा। इससे सेंटिमेंट काफी अच्छा रहेगा। सर, रेट नहीं बढ़े हैं, रॉ मटेरियल के दाम बीच में भले ही चढ़े थे लेकिन अब काफी नीचे भी आ चुके हैं। ऐसे में मार्जिन पर कैसा असर है? देखिए, आज की तारीख में सारे हमारे डेवलपर्स जो हैं वो वेलोसिटी में बिलीव करते हैं। सब समझ गए हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी कैश फ्लो। तो इसकी वजह से नोबडी ट्राइज टू इंक्रीज रेट्स जस्ट लाइक दैट। आवर मार्जिन्स जो होते हैं वो प्री डिसाइडेड जैसे ही होते हैं। एंड हमारी जो बिजनेस है उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न के जो टाइम्स थे, अभी आज की तारीख में रिस्क में कंटिन्यू टू बी हाई, बट हमारे रिटर्न्स जो है वो काफी स्टेबलाइज हो गए हैं। और जो बीच में रेट्स काफी बढ़ गए थे रॉ मटेरियल्स के, वो आप सही कह रहे हो काफी हद तक नीचे आए हैं। और इसकी वजह से ही हमारी हाउसिंग प्राइसेस जो है वो मेंटेन रही है। बट अगर ये रेट्स अब बढ़ेंगे या इसके आगे प्रीमियम्स के रेट्स बढ़ेंगे तो शायद रेट्स बढ़ने का चांस है, बट एज ऑफ राइट नाउ नॉट इन द शॉर्ट टर्म। हम सब डेवलपर्स जो हैं वी आर वेरी फोकस्ड, लाइक आई मेंशन्ड, on keeping healthy cash flow, और ये healthy cash flow जारी रखने के लिए सेल्स कंटिन्यूअली होना जरूरी है और इसके लिए प्राइसेस स्टेबल रहना भी बहुत जरूरी है। यस सर। अच्छा, आपने बताया कि मोमेंटम बढ़िया रहने वाला है, लेकिन बीती कई तिमाही में हमने देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में बिक्री कमजोर हुई है। आगे इस सेगमेंट में कैसा मूड माहौल देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, क्या है कि एक्चुअली अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसे सिर्फ एरिया के साथ रखना चाहिए। यानी 45 मीटर्स के घर जो हैं वो 45 मीटर्स या 60 मीटर्स जो घर हैं उनको ही अफोर्डेबल हाउसिंग कहना चाहिए। इन लोगों ने बेसिकली गवर्नमेंट शुड कीप ओनली वन स्टैंडर्ड फॉर कॉलिंग अफोर्डेबल हाउस।
इससे क्या होता है, तो आपकी जीएसटी जो नॉर्मली 5% आप भरते हो, उसकी जगह में आप 1%, 1% भरोगे। सो दिस विल बी एन इम्पोर्टेंट थिंग। मुंबई में घर छोटे करने के लिए पर्टिकुलरली दीपक जी, ऑलवेज साइज छोटी की जाती है, और बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल अगर आप साइजेस कम करते हो तो लोग मेरे हिसाब से प्रिफर नहीं करते, और इसीलिए तब जाके दे प्रिफर टू स्टे इन अ रेंटल होम, या तो फिर वो एक तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग करके स्लाइटली लार्जर फ्लैट लेने में मानते हैं। और आपकी बात सही रही है कि 80 लाख रुपए के घर जो मुंबई में है वो 1 बेडरूम हॉल किचन के ज्यादा करके होते हैं, ज्यादा करके नहीं, सभी 1 बेडरूम हॉल किचन के होते हैं। और ये फ्लैट्स की जो लेने की संख्या है लोगों की, ये थोड़ा बहुत ट्रैवल करने में माइंड नहीं करते, और उसके लिए एरियाज लाइक डोंबिवली, कल्याण, विरार, वसई, ये सारे एरियाज में भी जाके फ्लैट्स लेना पसंद करते हैं। सो दे गेट अ 2 बेडरूम इन द सेम प्राइस, जिसे कहते हैं मुंबई में आप 1 बेडरूम लेते हो। तो ये संख्या मुंबई की तो डाउटफुल है बढ़ेगी, लेकिन आजू बाजू हमारे जो एमएमआर एरिया है उसमें काफी संख्या से बढ़ती रहेगी, और स्ट्रॉन्ग भी है आज की तारीख। बहुत बहुत शुक्रिया भवन ईरानी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये तो बात हुई रियल एस्टेट की, मगर आरबीआई ने बैंकों को भी कुछ राहत दी है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी कि ईसीएल पर जी बिजनेस के सवाल पर आरबीआई गवर्नर ने बैंकों को भरोसा दिया है। ईसीएल पर आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ईसीएल पे सर सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस को लेकर जो थॉट प्रोसेस है उस पे ये समझ में आ रहा है कि बैंक्स ऐसा सोच रहे हैं कि 30 जून से ये लागू हो जाएगा। क्या ये सही है? इस पर एक्चुअली इस वक्त सिचुएशन क्या है उस पर आप अपडेट दीजिए, एंड व्हाट इज द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज व्यू ऑन इट सर, क्योंकि शायद वहाँ पर कुछ अभी सहमति नहीं बनी है बिटवीन आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री। इज दैट करेक्ट और नॉट? हम टाइम देते हैं कंप्लायंस के लिए, ये नहीं कि आज एक अनाउंस कर दिया और कल से आप ये रेगुलेटरी गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस करिए। ईसीएल का इम्पैक्ट जो है वो बैंकों को टाइम देना चाहिए, तो वी विल गिव देम सफिशिएंट टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। और आप अगर देखेंगे पिछले कई सालों में जब भी हम एक नए रेगुलेटरी गाइडलाइन इशू करते हैं तो टाइम देते हैं कि फलाना तारीख से आप इंट्रोड्यूस करिए। तो इसीलिए ये ईसीएल के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि कोई तरह की मतलब देयर इज नो नीड टू क्रिएट एनी पैनिक और एनीथिंग। द कमेंट्स हैव बीन रिसीव्ड एज द डिप्टी गवर्नर has pointed out. Comments have been received, they are under examination, and we'll issue the circular, but we are mindful of the fact that the banks will need some time to implement it. और आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जी बिजनेस के एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल ने जब 500 और 1000 रुपए के नोट पर सवाल पूछा तो जवाब में गवर्नर शक्तिकांता दास ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एंड ये लोगों के बिहाफ पे सर, लॉट ऑफ आवर कंज्यूमर्स आर पीपल हु वॉच अस, आस्क अस कि क्या इस तरीके का मूव के लिए प्रिपेयर रहें आगे, क्या आरबीआई 1000 रुपये का नोट इशू करेगा या 500 रुपीज़ के साथ भी ऐसा हो सकता है? एंड इट्स अ वैलिड क्वेश्चन सर, पीपल हैव दैट इन देयर, ऐसा कुछ विचार है, ऐसा कुछ सोच है? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स सर? आपने कहा कि 1000 रुपया नोट इंट्रोड्यूस होगा, क्या 500 रुपया नोट को विथड्रॉ करेंगे क्या? जी। ऐसा भी कोई थिंकिंग नहीं है। मार्केट में किसी तरह का स्पेकुलेशन ना किया जाए। मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को, जनरल पब्लिक को कहना चाहता हूं कि किसी तरह का स्पेकुलेशन मत करिए। अभी ये जो आप कह रहे हैं, मैंने कहा कि मेरे पास जानकारी नहीं है और ऐसा कोई आइडिया भी नहीं है। अब बात टॉप न्यूज की। दिल्ली में आज फिर मुख्यमंत्री और एलजी के बीच टकराव देखने को मिला। आईपी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के उद्घाटन के बाद जब सीएम केजरीवाल बोल रहे थे वहां हूटिंग शुरू हो गई और तब केजरीवाल ने कहा कि उन्हें 5 मिनट बोलने का मौका दें। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद शोर कुछ शांत हुआ। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला आवंटन रद्द होने के मामले में अदालत से राहत मिली है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक राज्यसभा सचिवालय के सरकारी बंगला आवंटन रद्द होने के संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। ऐसे में राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर अमल नहीं किया जा सके। कहना है कि राज्यसभा सचिवालय की तरफ से बंगले का आवंटन रद्द करने की कार्रवाई सरकार के इशारे पर की गई। दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के बाद दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। आम आदमी पार्टी के 3 और बीजेपी के 3 सदस्य
स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में विजेता घोषित किए गए हैं। आम आदमी पार्टी से आमिल मलिक, मोहिनी जीनवाल और रविंदर कौर सदस्य चुनी गई हैं। बीजेपी की ओर से पूर्व मेयर रह चुकी कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दराल और पंकज लूथरा विजेता घोषित किए गए। आपको बताएं कि 24 फरवरी को यह चुनाव हुआ था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भड़की हिंसा और विवाद के बाद अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। शिवसेना, उद्धव गुट और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आप हिंदुत्व की बात करते हो, क्या आपका हिंदुत्व इतना कमजोर है? साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि बजरंगबली ने कर्नाटक में आपकी मदद नहीं की, इसलिए आपको महाराष्ट्र में औरंगजेब की जरूरत है। राउत ने कहा कि इस झड़प में कोल्हापुर के लोग शामिल नहीं थे। कोल्हापुर में स्थिति को बिगाड़ने के लिए बाहर के लोगों को लाया गया था। श्रीनगर के विश्व भारती महिला कॉलेज में हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं को एंट्री नहीं मिली। इसके बाद कई छात्राओं ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए इसे हटाने से इनकार कर दिया। छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से इस मुद्दे पर धार्मिक और सांप्रदायिक बयान देने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी छात्राओं में से एक ने कहा कि हिजाब मेरे धर्म का हिस्सा है और वो मुझको इसे हटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि बाकी के स्कूलों में इसकी अनुमति है, तो मैं अपना कवर नहीं हटाऊंगी। तीन दिन तक चले जद्दोजहद के बाद भी आखिरकार बोरवेल में फंसी सृष्टि को नहीं बचाया जा सका है। मध्य प्रदेश के सीहोर में मंगलवार को 2.5 साल की सृष्टि 300 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। आज रेस्क्यू किया जा सका। इसके बाद फौरन उसे अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सृष्टि को तीसरे दिन रोबोट टीम ने रेस्क्यू किया था। बच्ची को निकालने का काम तब और कठिन हो गया जब 20 फीट से फिसलकर 100 फीट नीचे चली गई। उसे बचाने के लिए सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें दिन रात अभियान में जुटे हुए थे। रक्षा क्षेत्र में देश को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण बुधवार को ओडिशा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। इससे पहले 1 जून को भारत ने अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया था। इस टेस्ट के दौरान रणनीतिक हथियार के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सत्यापित किया गया। विदेश में राहुल गांधी के दिए बयानों को लेकर लगातार सियासत हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। विदेश मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश की आलोचना करते हैं। विदेश में राहुल गांधी के दिए बयानों को लेकर लगातार सियासत हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। विदेश मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर देश की आलोचना करते हैं, विदेशों में देश की गलत छवि बनाने की कोशिश करते हैं। साथ ही विदेश मंत्री ने कहा कि अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता तो दूसरी पार्टियां चुनाव कैसे जीतती। चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जिसके बाद से बीजेपी उन पर हमलावर है। All our avenues of conversation are shut. Instruments that normally support a healthy democracy don't exist anymore. I'm not proud to say this. I don't like saying this, but this is a fact. राहुल गांधी के बयान के बाद व्हाइट हाउस ने भी भारतीय लोकतंत्र को लेकर बयान जारी किया था, जिसमें लिखा था कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। जो इसे देखना चाहता है वह दिल्ली जाकर देख सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पीओके को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। जयशंकर ने दिल्ली में एक बयान दिया जिसकी गूंज इस्लामाबाद तक सुनाई दी। जयशंकर ने आज पाकिस्तान की नासमझी का हवाला देकर जमकर हमला किया। विदेश मंत्री ने जो कहा, पाकिस्तानी उस पर खुद ही मुहर लगा रहे हैं। और पाकिस्तान का तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वहाँ ना समझने की आशा है ना हमारे यहाँ। अब मैं क्या कहूँ आपको। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की मुस्कान देखकर पाकिस्तान में टेम्परेचर बढ़ रहा है। जयशंकर ने डंके की चोट पर कह दिया कि इस्लामाबाद ना तो सुधरा है और ना ही सुधरने की कोई उम्मीद है। विदेश में कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान को जयशंकर ने पीओके के मुद्दे पर भी बेचैन कर दिया। पीओके का नाम लेकर जयशंकर ने सीमा पर सॉलिड प्रहार किया। जो बयान डॉक्टर जयशंकर ने दिया उसका सबूत एक पाकिस्तानी पत्रकार ने
पीओके में ही बैठकर बता दिया। आप कौन होते हैं? एक छोटी सी पट्टी लेके आप बैठे हुए हैं कश्मीर की, और माफ कीजिएगा, आप मसला नहीं है, आप हैं इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के साथ कश्मीर कमेटी का रोजगार लगा हुआ है। इस इंडस्ट्री के साथ फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और आजाद कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। पीओके से आया ये बयान पाकिस्तान की माला जपने वाले फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की भी पोल खोल रहा है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बता दिया कि सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए कश्मीर में नफरत और टेरर को बढ़ावा दिया जा रहा है। कश्मीर घाटी में कई नेताओं ने पाकिस्तानी सोच से सत्ता चलाई, मुद्दा सुलझाने की कोशिश तक नहीं की। ऐसे ही कुछ लोग पीओके में भी हैं। मगर भारत सरकार ने पीओके को पाकिस्तान के अत्याचारों से आजादी दिलाने का फैसला कर लिया है। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 21 जून से अमेरिका की यात्रा पर जाने वाले हैं। अमेरिका के दौरे की बात तो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, लेकिन उस दौरे के बाद प्रधानमंत्री एक और देश की यात्रा पर जाने वाले हैं और ये देश है इस्लामिक देश मिस्र। अमेरिका से लौटते हुए पीएम मोदी मिस्र की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस यात्रा से कैसे तीन फ्रंट पर भारत कामयाब होगा और उस दौरे के क्या है कूटनीतिक मायने, देखिए इस रिपोर्ट में। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। मिडिल ईस्ट के एक ताकतवर इस्लामिक मुल्क को साधने के लिए प्रधानमंत्री की ये एक नई कूटनीतिक चाल है। ये ताकतवर मिडिल ईस्ट देश है मिस्र। भारत और मिस्र के संबंधों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी साल गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। वो भारत की यात्रा पर आए थे। अब 6 महीने के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। मिडिल ईस्ट का ये इस्लामिक देश भारत के लिए सामरिक और व्यापारिक रूप से बड़ा साझीदार हो सकता है। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा भारत की कूटनीति का महत्वपूर्ण विस्तार है। मिस्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ से एशिया, अफ्रीका और यूरोपीय देशों तक पहुंच बनाना आसान है। भारत और मिस्र की दोस्ती भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत अहम साबित हो सकती है। भारत अपने उत्पादों के लिए तेजी से बाजार तलाश रहा है और मिस्र ने भारतीय रक्षा उत्पादों में दिलचस्पी दिखाई। पिछले साल मिस्र के वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल मोहम्मद अब्बास हेल्मी भारत दौरे पर आए तो बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गए, जहां उन्होंने तेजस फाइटर जेट के निर्माण और तकनीक को देखा था। भारत और मिस्र के बीच साल 1978 से व्यापारिक साझेदारी है, लेकिन 2014 के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद मिस्र ने भारत से गेहूं खरीदने का फैसला किया और पिछले साल लगभग 62,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा भी। प्रधानमंत्री मोदी के आगामी मिस्र दौरे से दोनों देशों के बीच व्यापार और बढ़ने की संभावना है और ये दोनों मुल्कों के लिए फायदेमंद है। मिस्र और भारत के बीच दोस्ती इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ भी एक बड़ा संदेश होगी। बाद बाजार की वीकली एक्सपायरी के दिन आज बाजार में गिरावट देखी गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ 62,850 के पास बंद हुआ। वहीं निफ्टी 92 अंक फिसलकर 18,634 के लेवल पर क्लोज हुआ।
बैंक निफ्टी भी 280 अंक टूटकर 43,995 के स्तर पर बंद हुआ। एफएमसीजी, ऑटो, आईटी और फार्मा के शेयरों में दबाव देखने को मिला। नुपुर बताएंगी दिन भर का हाल। सुस्त शुरुआत के बाद तेज हाई छूने के बाद निफ्टी फिसलता हुआ नजर आया। आखिरी के 1 घंटे में एक्सपायरी का दिन था, आरबीआई पॉलिसी का दिन था। ग्लोबल संकेत जो मिले थे वो काफी सुस्त थे, जिसके चलते जो शुरुआत हुई थी वो काफी सुस्त थी। लेकिन आरबीआई पॉलिसी से पहले निफ्टी थोड़ा पिकअप करता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी में भी हमने पिकअप देखा था आरबीआई पॉलिसी के दौरान, और उसके बाद डेज हाई पे मार्केट ट्रेड करते हुए दिखे थे, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी से काफी पॉजिटिव चीजें सामने आई थी। रेट्स को नहीं बदला गया, इन्फ्लेशन के टारगेट को घटाया गया और जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ाकर सामने आई थी। तो पॉजिटिव ट्रिगर्स थे आरबीआई की पॉलिसी में, जिसके चलते मार्केट ने डेज हाई छूते हुए नजर आए थे। लेकिन उसके बाद आज था एक्सपायरी का दिन, वीकली एक्सपायरी, जिसके चलते मार्केट में 1 घंटे में दिखी कमजोरी। फिसल कर ट्रेड करते हुए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दिखे थे। एक पॉइंट पे बैंक निफ्टी 44 के नीचे, 44,000 के नीचे भी आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था। सेक्टर्स में एनर्जी और कैपिटल गुड्स से सपोर्ट मिलता हुआ दिखा। रियल्टी और आईटी, कल नैस्डैक की कमजोरी हमारे यहाँ भी बरकरार थी, आज लूजिंग में आपको नजर आया था। लेकिन निफ्टी गेनर्स में पावर स्टॉक्स आज बजिंग थे। एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू स्टील, ओएनजीसी, एलएनटी के कुछ काउंटर्स थे जहां अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आई। लूजर्स की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ग्रेसिम, सन फार्मा, कोटक बैंक और टेक महिंद्रा के कुछ काउंटर्स थे जहां पे आज हुई है मुनाफा वसूली। स्टॉक्स इन फोकस आईएक्स खबरों के चलते बड़ा कट आते दिखा, 10% लुढ़कता हुआ नजर आया था। 1 पॉइंट पे हालांकि 7-8% नीचे बंद हुआ। जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज है वहां पे एक अच्छी रिकवरी दिख रही है। पेटीएम और जोमेटो, काफी अच्छा मोमेंटम इन स्टॉक्स में आज के दिन दिखा। ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी सी ब्रेथ आज कमजोर थी, जिसके चलते आपको लूजर्स की लिस्ट भी अच्छी खासी नजर आएगी। लेकिन गेनर्स की लिस्ट की बात करें तो कार्टरेट टेक्नोलॉजी, यूरेका फॉर्ब्स, ओलंपिक फार्मा, एडलवाइस फाइनेंशियल्स देखे तो आपको वहां पे अच्छी बढ़त नजर आएगी। लेकिन कुछ काउंटर्स थे जहां पे हुई है मुनाफा वसूली। वरुण बेवरेजेस, मिंडा कॉर्पोरेशन, वेस्ट लाइफ फूड के कुछ काउंटर्स थे जहां पे आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली नजर आई। तो ऑल इन ऑल एक्सपायरी का दिन था, इसलिए आखिरी के घंटे में हमने थोड़ी कमजोरी देखी बाजार में। आरबीआई की पॉलिसी अच्छी आई थी, जिसके चलते दिन के दौरान बाजार हाई पॉइंट पर भी नजर आए थे। लेकिन एक्सपायरी हावी होती हुई दिखी और आखिरी के घंटे में बाजार में दिखी कमजोरी। अब तक शेयर बाजार में निवेश को लेकर गुजरात, महाराष्ट्र के लोगों की ज्यादा दिलचस्पी रही है, लेकिन अब यूपी के लोग भी बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे हैं। इस पर और अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष। देखिए, आमतौर पर हमने देखा है कि निवेशक जो नए जुड़ते हैं या फिर निवेशकों की संख्या के हिसाब से देखें तो महाराष्ट्र हमेशा नंबर 1 पे रहता है, नंबर 2 पे रहता है गुजरात। लेकिन इस बार जो है ट्रेंड बदला, और खासतौर पर अगर आप देखें तो अप्रैल के महीने का जो डेटा है जिसमें नए निवेशकों की संख्या आंकी गई है, इसमें अगर आप देखें तो महाराष्ट्र से 7% अधिक जो नए निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। और ये पहली बार आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला कि महाराष्ट्र को किसी स्टेट ने नए इन्वेस्टर एडिशन के मामले में सरपास किया है। काफी बड़ी संख्या से अगर आप देखें तो यहाँ पर पार किया, 7% से ज्यादा मार्जिन से है, क्योंकि अगर आप देखें तो 1,18,000 निवेशक जो है वो महाराष्ट्र में अप्रैल के महीने में जुड़े थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का इसी महीने का आंकड़ा अगर आप देखें तो करीब 1,26,000 के आसपास आता है। और दरअसल अगर आप देखें तो एक फैक्ट ये भी है कि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो आबादी है, वो महाराष्ट्र से लगभग दुगनी है। जहां पर महाराष्ट्र की आबादी करीब 13 करोड़ के आसपास है, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो 24 करोड़ है। तो इसका भी बेनिफिट मिलता है। लेकिन इस बात को आप नकार नहीं सकते कि जो छोटे शहर हैं, जो दूसरे राज्य हैं, जहाँ पर अभी तक हमने देखा है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की अप्रोच होती थी, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट जो है, शेयर बाजार है, वो लगातार लोकप्रियता पकड़ रहा है। और इसका सीधा जो है आपको डेटा में देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ से भी जो नए इन्वेस्टर एडिशन है इसमें एक बड़ा इजाफा आपको देखने को मिला। लेकिन एक और चीज ये भी है कि जो पैंडेमिक के दौरान नए खाते खुले थे, वहां से अगर आप देखें तो ऊंचा बेस काफी ज्यादा है, क्योंकि अभी जो टोटल आंकड़ा निकल कर आ रहा है इसमें पता चल रहा है कि नवंबर 2020 के बाद से अगर आप देखें तो लोएस्ट इन्वेस्टर एडिशन देखने को मिला है। लेकिन अच्छी बात यह कि जो पार्टिसिपेशन आ रहा है अब ब्रॉडर आ रहा है। काफी देश के जो राज्य हैं वहां से हम देख रहे हैं कि लगातार निवेशकों के बीच में जो रुचि है वो बढ़ती जा रही है, और इस बार बाजी मारी है उत्तर प्रदेश ने। हीरो मोटोकॉर्प का फोकस अब प्रीमियम बाइक पर रहेगा। कंपनी ने हर तिमाही एक प्रीमियम बाइक लॉन्च करने का प्लान बनाया है। जी बिजनेस से खास बातचीत में कंपनी के नए सीईओ निरंजन गुप्ता ने ये बात कही है। आइए सुनते हैं।
प्रीमियम में हमारी 3 pronged स्ट्रेटेजी है जो है, एक कि हमारा पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स होना चाहिए, बिकॉज यू कैनॉट विन दिस रेस बाय पुटिंग वन हॉर्स इन द रेस, सो यू नीड हॉर्सेज इन द रेस, एंड विच इज वेयर आप देखेंगे जो हमने पहले अनाउंस किया हुआ है कि इस साल मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीमियम लॉन्चेस होंगे जो हीरो की हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ है। हम हर बार एक प्रोडक्ट एक साल में लॉन्च करते हैं, बट ये रेस हम एक घोड़े से नहीं जीत सकते, एंड विच इज़ वाई हम आपको नाम नहीं बताएंगे, बट इतना बता सकता हूं कि हर क्वार्टर में आपको एक नया प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च दिखेगा। टाटा कम्युनिकेशंस ने इन्वेस्टर डे पर आगे के लिए मजबूत गाइडेंस दिया है। क्या है कंपनी की कमेंट्री, बताने के लिए हमारे साथ हैं वरुण दुबे। देखिए, बुधवार को टाटा कम्युनिकेशन का इन्वेस्टर डे था और यहाँ पे इन्होंने जो गाइडेंस दिया है वो काबिल तारीफ है। इनका कहना है कि अगले 4 साल में डेटा से कंपनी की जो आय होती है वो दोगुनी हो जाएगी। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो करीब 14,000 करोड़ रुपए की आय जो है वो इस कंपनी के डेटा कारोबार से आती है। इनका कहना है कि FY27 तक ये बढ़ के करीब 28,000 करोड़ रुपए के आसपास आ सकती है, यानी कि साल दर साल अगर आप देखेंगे तो करीब 18-19% के आसपास की ग्रोथ जो है डेटा कारोबार में कंपनी करने वाली है। और ये कारोबार जो है कंपनी के लिए काफ़ी अहम भी है। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो कुल आय है उसमें से करीब 80% के आसपास की आय जो है वो केवल डेटा सर्विसेज से आती है, और इस कारोबार में कंपनी जो है आगे चल के काफ़ी बेहतर ग्रोथ करने वाली है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा कंपनी का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपनी जो है अपने पैर फैलाने वाली है और वहाँ पे कंपनी जो है एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन के उभरने वाली है। $1 मिलियन अकाउंट जो है उससे होने वाली आय फिलहाल 35% के आसपास की है, इसको बढ़ा के 50% तक लेके जाएंगे। डिजिटल पोर्टफोलियो जो है 32% से बढ़ा के 50% तक इसको भी लेके जाने वाले हैं। इस कंपनी के मार्जिन को लेकर लोग बात करते थे कि काफ़ी हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, करीब 24% के आसपास फिलहाल है। कंपनी का कहना है कि FY27 तक 23 से 25% के बैंड के बीच में कंपनी का एबिटा मार्जिन जो है वो रहने वाला है। सिर्फ यही नहीं, ROC अगर आप देखेंगे तो 25% से ज़्यादा ROC जो है वो कंपनी करने वाली है। नेट डेट टू एबिटा जो है वो करीब 2 टाइम्स के आसपास रहने वाला है, और कंपनी जो है अच्छा खासा केपेक्स भी करने वाली है। करीब $30 करोड़ के आसपास का केपेक्स जो है वो कंपनी अब से FY27 तक करने वाली है, यानी कि कंपनी के जो ओवरऑल ग्रोथ प्लान्स है वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। और कंपनी का साफ कहना है कि आने वाले दिनों में डेटा कारोबार में काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलने वाली है। फिलहाल जो 14,000 करोड़ के आसपास की आय जनरेट करता है, आने वाले समय में FY27 तक करीब 28,000 करोड़ रुपए की आय जो है वो यहाँ से आने वाली है, यानी कि 4 साल में डेटा कारोबार से आय जो है वो दुगनी हो जाएगी, ये कंपनी का कहना है। मझगांव डॉक ने पनडुब्बी बनाने के एक बड़े ऑर्डर के लिए जर्मनी की एक कंपनी से करार किया है, जिसके बाद कंपनी का शेयर नए लाइफ हाई पर है। इस ऑर्डर की डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ हैं अरमान। देखिए, मझगांव डॉक में आपने एकाएक बड़ी तेजी जो है कुछ समय से काफी बढ़िया तेजी है आपको यहाँ पर आती हुई दिखी है, और कंपनी की तरफ से एक जो है बड़ा ऑर्डर जो है इनको मिलता हुआ दिखा है, जो कि जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर जो है उस पर भी मोहर रखती हुई दिखी है। कंपनी को एक जर्मनी की कंपनी है उसके साथ जो है इन्होंने MOU किया है। अब इस MOU के तहत कंपनी जो है सबमरीन को बनाने और डिलीवरी करने का जो है काम करेगी। अब अगर आप इसका अमाउंट देखें कि कितने वैल्यू की अगर जो है ये ऑर्डर जो MOU जो होता हुआ दिखा है, लगभग 43,000 करोड़ का जो है ये MOU होता हुआ दिखा है। अब कंपनी के लिए अगर आप देखें ऑलरेडी इनकी ऑर्डर बुक काफी बड़ी थी। अगर 31 मार्च 2023 की बात करें तो कंपनी की ऑर्डर बुक 38,500 करोड़ के आसपास की थी। और कंपनी ने अर्निंग्स कॉल में अगर आप बात करें तो अर्निंग्स कॉल में यहां पर अगर आप बात करें अर्निंग्स कॉल में उन्होंने ये बताया भी था कि इसका एग्जीक्यूशन जो है वो अगले 3 साल में जो है इसका एग्जीक्यूशन जो है वो होने वाला है। और अगर अगले 3 साल में एग्जीक्यूशन होने वाला है, उसी के साथ साथ अब ये नया ऑर्डर का जो है इन्फ्लो आता हुआ दिखा है, जो अगर आप कुल ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे इस ऑर्डर इन्फ्लो के बाद लगभग 80,000 करोड़ की जो है कंपनी की ऑर्डर बुक बन जाती है। और अगर आप बात करें अब ऑर्डर बुक टू बिल की बात करें या फिर उनका कितना ऑर्डर इतना है जो FY23 के रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो लगभग अब ये 80,000 करोड़ का लगभग 10 गुना जो है होता हुआ दिखा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 10 साल की जो है यहाँ पर अर्निंग विजिबिलिटी है और वो 5 से बढ़कर लगभग 10 के आसपास जो है वहां पर आती हुई दिखी है। अब अगर आप इन 2 सालों में अगर आप देखें इन 2 सालों में कैसे कंपनी के फाइनेंशियल्स में टर्न अराउंड आता हुआ दिखा है, तो आय की अगर आप बात करें आय लगभग 93% के आसपास बढ़कर आई। वहीं मुनाफे की बात करें, मुनाफा तो दोगुने से भी ज्यादा जो है होता हुआ दिखा है। जो 514 करोड़ का मुनाफा था वो लगभग 1120 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। तो कंपनी को बड़े ऑर्डर मिले हैं, कंपनी के फाइनेंशियल इंप्रूव हुए हैं और कंपनी ने बढ़िया रिटर्न जो है देते हुए दिखे हैं।
मुंबई में श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही एक और चौंकाने वाला मर्डर सामने आया है। मीरा रोड इलाके में एक 32 वर्षीय महिला की उसके लिव इन पार्टनर ने हत्या कर दी। आरोपी ने उसके शरीर के टुकड़े करके उन्हें ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। महाराष्ट्र के मुंबई में मीरा रोड पर एक 32 साल की महिला की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है, जहां महिला के शव के कई टुकड़े किए गए हैं। महिला मनोज साने नाम के युवक के साथ पिछले 9 सालों से लिव इन में रहती थी। एक दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। मनोज ने गुस्से में महिला की हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी मनोज ने कटर की मदद से पहले शव के टुकड़े किए, फिर शव के कुछ टुकड़ों को कुकर में पकाया और कुत्तों को खिलाया। लेकिन करीब 4 दिन बाद फ्लैट से दुर्गंध आने के बाद पड़ोसियों ने इसकी शिकायत की और फिर मामला सामने आया। पुलिस ने मामले से शव के टुकड़े भी बरामद किए हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया और फ्लैट से अन्य सबूत भी इकट्ठा किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अधिक जानकारी सामने आ सकेगी। फ्लैट से एक बदबू आने का इंफॉर्मेशन मिला था। मौके पे पुलिस ने आके वो फ्लैट चेक किया तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया है। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला है कि एक मनोज सान्या और सरस्वती वैद्य करके ये जो कपल था, ये लिव इन रिलेशनशिप में ये मौके पे रह रहा था। देर से ही सही मानसून ने आखिर देश में दस्तक दे दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केरल में मानसून के आगमन की घोषणा की है। आपको बताएं कि इस बार मानसून देरी से भारत पहुंचा है और सबसे पहले मानसून केरल में ही पहुंचता है। मौसम विभाग ने पहले ही इसके कुछ दिनों की देरी से पहुंचने का अनुमान जताया था। मानसून के पहुंचने की खबर के बीच चक्रवाती तूफान बिपरजॉय भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पठानमथिट्टा और अलप्पुझा जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है।